हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। हमने आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां आप सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट और क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, सो ज्वाइन नाउ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस ₹500 में आपको डेली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको केयरफुली इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एज पर व्रूम, जब परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप वीक होता है तो एम्प्लॉय जो है वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एज पर व्रूम, जब एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप वीक होता है तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप वीक होता है तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, जिसको देखने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसको दिया है विक्टर एच व्रूम ने। यहाँ पे एच का मतलब है हेरोल्ड। तो विक्टर एच व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया है इन द ईयर 1964। व्रूम का ये कहना था कि एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है उसके एक्सपेक्टेशन से, यानी कि एक एम्प्लॉय की कितनी एक्सपेक्टेशन है उससे वो मोटिवेट होता है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। व्रूम ने मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटैलिटी और थर्ड है वैलेंस। व्रूम का ये कहना था कि जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस जो है हाई होगा तब एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, और जब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट कम हो जाएगा तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड भी नहीं रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, वैलेंस जो है वो हाई होगा उस सिचुएशन में एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जब एक या एक से अधिक एलिमेंट अगर कम हो जाए, यानी मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेंसी अगर किसी की कम हो जाती है तो एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉय मे नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क विद हिज फुलेस्ट एबिलिटी। तो एक सिंपल टर्म्स में आप एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को इस तरीके से याद रखिएगा कि जब ये 3 एलिमेंट जब हाई होगा तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड का इस्तेमाल करूँगा जिससे आप इस थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक्सपेक्टेंसी के जगह पे आप एफर्ट लिख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी के जगह पे आप परफॉर्मेंस लिख लीजिएगा और वैलेंस के जगह पे आप रिवॉर्ड लिख लीजिएगा। अब व्रूम का ये कहना था कि जितना एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेंसी होगी उतना ही वो एम्प्लॉय एफर्ट लगाएगा, यानी उतना ही ज़्यादा प्रयास करेगा, और जितना वो प्रयास करेगा यानी जितना एफर्ट लगाएगा उतना ही वो परफॉर्मेंस में वो उसको दिखेगा, यानी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और जो परफॉर्मेंस जब बेहतर करेगा तो रिवॉर्ड भी उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम रिवॉर्ड यहाँ पे मान लेते हैं नेट। आप सभी लोग नेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे फ्यूचर में। तो नेट क्या है? एक रिवॉर्ड है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी कि आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। एफर्ट का मतलब क्या है? आप हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क मान लेते हैं कि 4 आवर्स आप डेली पढ़ते हैं तो उससे परफॉर्मेंस अधिक होगा। जाहिर सी बात है अगर आप मेहनत करेंगे तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। मान लेते हैं कि आपका 99 परसेंटाइल जो है वो परफॉर्मेंस आया, और अल्टीमेट क्या होगा? ये परफॉर्मेंस आपको रिवॉर्ड देगा, यानी कि आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल टर्म्स में व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये है कि जब एक पर्सन की एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, वैलेंस तीनों हाई होती है तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड होता है। अब ये थ्योरी जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से तो बहुत ईजी है, बट जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा टफ है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
तो मैंने आपको कहा कि एक एम्प्लॉय की जितनी एक्सपेक्टेंसी होगी, यानी जितना एक्सपेक्टेशन होगा उसको, उतना ही ज़्यादा वो एफर्ट लगाएगा, और जितना ही वो एफर्ट लगाएगा उतना ही उससे वो परफॉर्मेंस देख सकता है। यानी मैंने कहा कि अगर आप 4 घंटा हार्डवर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपका 99 परसेंटाइल जो है वो नेट में रिजल्ट आएगा, और ये जो परफॉर्मेंस है वो लीड करेगी आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर करने में, यानी फिर आप नेट क्लियर कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होगा, एफर्ट को देखेगा। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है, एक ब्रिज है, यानी कि एक माध्यम है, एक मीन्स है। यानी परफॉर्मेंस अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वैलेंस है वो क्या है, रिवॉर्ड है। वैसे वैलेंस का मतलब होता है वैल्यू, यानी कि ये जो रिवॉर्ड है, यानी जो नेट प्राप्त आप कर रहे हैं, क्या इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है आपके लिए, यानी कितना अट्रैक्टिवनेस है, यानी कितना अट्रैक्टिव है ये चीज़ वैलेंस बताता है। ठीक है। तो ब्रूम का ये कहना था कि जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है वो क्या है, जो परफॉर्मेंस है वो उसको इन्होंने फर्स्ट लेवल आउटकम कहा है, और जो वैलेंस है इसको इन्होंने सेकेंड लेवल आउटकम कहा है, या फिर इसे हम फाइनल आउटकम कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि किसके जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया है। तो व्रूम का ये जो मॉडल है इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। फर्स्ट है फर्स्ट लेवल आउटकम, और सेकंड है सेकंड लेवल आउटकम। फर्स्ट लेवल आउटकम को हम परफॉर्मेंस कह सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, और सेकंड लेवल आउटकम को हम रिवॉर्ड कह सकते हैं या फाइनल आउटकम कह सकते हैं। तो व्रूम का ये कहना था कि जब भी कोई एम्प्लॉय एफर्ट करता है वो फर्स्ट लेवल आउटकम प्राप्त कर सकता है, यानी आप 4 घंटे पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट लेवल आउटकम यानी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और अगर परफॉर्मेंस आप करोगे तो सेकंड लेवल आउटकम मिलेगा, यानी रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। यहाँ पे हम रिवॉर्ड क्या मान लेते हैं, नेट। तो एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, उसको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन क्या है, ये फाइनल आउटकम है, फाइनल आउटकम मान लेते हैं इसको, या इसको आप रिवॉर्ड भी मान सकते हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज़ किया जाता है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए जो कि सेकंड लेवल आउटकम है, यानी फाइनल आउटकम या रिवॉर्ड है। उसके लिए उसे हार्डवर्क करना होगा तभी परफॉर्मेंस आएगा। तो हार्डवर्क क्या है, फर्स्ट लेवल आउटकम हो गया, और वो एम्प्लॉय अपना जो फिजिकल या मेंटल एबिलिटी यूज़ कर रहा है, एफर्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यंग पर्सन है जो अपनी एबिलिटी से एफर्ट लगाता है और डिग्री प्राप्त करता है, इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करता है, और बाद में उसे जॉब मिल जाती है। तो इंजीनियरिंग की जो डिग्री है ये क्या है, फर्स्ट लेवल आउटकम है, और जो जॉब प्राप्त करना है वो क्या है, रिवॉर्ड है, यानी सेकेंड लेवल आउटकम है। अब मैंने आपको बताया कि व्रूम ने 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से मोटिवेट होता है। तो अब तीनों एलिमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी की। तो एक्सपेक्टेंसी रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जब एक पर्सन ये मान लेता है कि अगर वो एफर्ट करेगा तो वो फर्स्ट लेवल आउटकम या परफॉर्मेंस वो प्राप्त कर सकता है, तो इसे ही हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन 100% होगा तो वो एफर्ट भी 100% लगाएगा, और जब एक्सपेक्टेशन 50% होगा तो वो 50% एफर्ट लगाएगा। यानी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो एफर्ट को लीड करता है। अगर एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, और जब एक इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन ही कम है तो वो मेहनत भी कम करेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी रिलेशनशिप बताता है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल ने परफॉर्मेंस दिया है तो क्या उसे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं पिछले एग्जांपल को लेके चलूँ तो अगर आपने 99 परसेंटाइल अगर आपने नेट में प्राप्त कर लिया तो क्या आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, यही इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि सपोज करते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो हार्डवर्क करता है जो कि फर्स्ट लेवल आउटकम है, तो क्या ये हार्डवर्क उसको प्रमोशन दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, यही इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंस की। वैलेंस को आप रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। वैलेंस का मतलब होता है वैल्यू, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए कितनी है। जैसे मैं अगर नेट की बात करूं तो नेट का इम्पोर्टेंस आपके लिए कितना है, अगर जितना ज़्यादा वैलेंस होगा यानी जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, वैल्यू होगा, उतना ही ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोशन,
अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि प्रमोशन वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू प्रमोशन ही विल पुट हिज मैक्सिमम हार्ड वर्क फॉर इट। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि प्रमोशन उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करेगा। तो कहने का मतलब है जब एक एम्प्लॉय में एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस तीनों मैक्सिमम होगा यानी हाई होगा, तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉय है वो हाईली मोटिवेटेड होगा। एक्सपेक्टेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो एम्प्लॉय है वो एफर्ट लगाएगा, और जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस वो लेके आएगा, यानी कि फर्स्ट लेवल आउटकम अचीव कर पाएगा। और जितना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो रिवॉर्ड को प्राप्त कर पाएगा, यानी सेकंड लेवल आउटकम जो है वो अचीव कर पाएगा। और ये जो वैलेंस है यानी जो वैल्यू है, जो रिवॉर्ड है, वो उसके लिए जितना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा या इम्पोर्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो मोटिवेटेड होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेंसी जो है वो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंटैलिटी रिलेशनशिप बताती है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। और जो वैलेंस है वो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो वैलेंस है वो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल, यानी कि जब रिवॉर्ड प्राप्त हो जाता है तो वो उसकी जो पर्सनल गोल है वो उसे अचीव कर लेता है। तो व्रूम के अकॉर्डिंग मोटिवेशनल फोर्सेस क्या हैं? एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वैलेंस, ये तीनों हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, वैलेंस तीनों हाई है तो एम्प्लॉय जो है वो हाईली मोटिवेटेड होगा। अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कुछ, कि व्रूम की थ्योरी की कौन कौन से क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। व्रूम ने ये समझाने का प्रयास किया कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से मोटिवेटेड होता है। तो ये जो थ्योरी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो इस थ्योरी को आसानी से नहीं समझ सकता। जो एक एवरेज मैनेजर है वो इसे आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और जो एक एवरेज रिसर्चर है वो जो इस थ्योरी की वैलिडिटी है उसको आसानी से टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म था। सेकंड है आइडियलिस्टिक नेचर। यहाँ पे व्रूम का ये कहना था कि परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड, यानी अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो रिवॉर्ड होगा ही, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है, यानी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये देखते हैं कि जो रिवॉर्ड होता है सिर्फ परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होता है, बल्कि कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका कास्ट क्या है, रीजन क्या है, रिलीजन क्या है, सीनियरिटी के बेसिस पे भी होता है, नेचर ऑफ जॉब, ओवरऑल पर्सनालिटी, इनके बेसिस पे भी आपको रिवॉर्ड देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, हायर पोस्ट पे लेके आते हैं, पोस्ट पे देते हैं, जबकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी उन्हें हायर पोजीशन पे उनको रख दिया जाता है। तीसरा क्रिटिसिज्म दिया है परसेप्शंस ऑफ एम्प्लॉय। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, एम्प्लॉय का परसेप्शन है, यानी कि एक एम्प्लॉय की क्या सोच है इस पे बेस्ड है। एक्चुअली में हम जो एम्प्लॉय का परसेप्शन है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि एक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा रैशनल नहीं होता है इन ऑल सिचुएशंस। आखिरी ये दिया गया है कि ये जो व्रूम थ्योरी है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, यानी हर जगह इस थ्योरी को हम यूज़ नहीं कर सकते, एप्लीकेबल नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका ये मानना है कि वो अपने डेस्टिनी के मास्टर्स हैं, यानी वो हार्डवर्क करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वहाँ पे हम व्रूम की थ्योरी एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सोसाइटी या एम्प्लॉय का ये मानना है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, जो भी होगा लाइफ में वो भगवान की ही देन है, तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे इस तरीके की सोच है वहाँ पे हम व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नहीं एप्लीकेबल कर सकते हैं। हालांकि क्रिटिसिज्म में बहुत सारी चीज़ आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स है और आइडियलिस्टिक नेचर का है और हर जगह इस थ्योरी को अप्लीकेबल हम नहीं कर सकते, फिर भी इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है ये पता करने के लिए कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से मोटिवेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं मैनेजरियल इम्प्लीकेशन की, कि किस तरीके से एक मैनेजर इस्तेमाल कर सकता है। तो
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक मैनेजर को एडवाइस करता है कि उसे एक एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया गया है जहाँ पे ये थ्योरी ये बताती है कि एक एम्प्लॉय जो है वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो ब्रूम का ये कहना था कि जब एफर्ट एंड परफॉर्मेंस रिलेशनशिप वीक होता है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उसे हम मोटिवेट नहीं कर सकते। एफर्ट और परफॉर्मेंस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन। जब एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन लो है यानी कि एफर्ट और परफॉर्मेंस रिलेशनशिप वीक है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होता। सेकंड बताया गया है कि जब परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड रिलेशनशिप वीक होता है तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉय जो है वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होता। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी। जब इंस्ट्रूमेंटैलिटी वीक है तो जो एम्प्लॉय है वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होगा। थर्ड दिया गया है जब रिवॉर्ड और पर्सनल गोल रिलेशनशिप जब वीक है उस कंडीशन में भी एम्प्लॉय जो है वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होते, यानी वो अपना जो बेस्ट देना होता है वो बेस्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड और पर्सनल गोल का मतलब क्या है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है? रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। इस तरीके से आपने मैनेजरियल इम्प्लीकेशन देखा ऑफ व्रूम थ्योरी। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें ये बताता है कि अगर हमें एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो हमें इंडिविजुअल अप्रोच अपनाना होगा। हमें एम्प्लॉय के नीड को समझना होगा, उसके पर्सनल परसेप्शन को समझना होगा कि वो कितना एफर्ट लगा सकता है, कितना परफॉर्मेंस दे सकता है, कितना रिवॉर्ड दे सकता है। इन सारी चीज़ों को हम समझ के ही एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को हम मोटिवेट कर सकते हैं। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। तो तीनों स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं और आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप वीक होता है तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस। मैंने आपको बताया था कि जब ये तीनों जो एलिमेंट है वो हाई होता है तो एक इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेटेड होता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड की बात हो रही, यानी कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी की बात हो रही। तो ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? वीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉय होगा वो मोटिवेटेड नहीं होगा, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप वीक होता है तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है। एफर्ट एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये क्या है? एक्सपेक्टेंसी। यानी जब एक्सपेक्टेंसी वीक है यानी लो होगा तो मोटिवेशन भी क्या होगा? लो होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीनों एलिमेंट में से कोई भी अगर लो है तो मोटिवेशन भी लो होगा, यानी वो हाईली मोटिवेटेड नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप वीक है तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड नहीं होगा। रिवॉर्ड और पर्सनल गोल का मतलब क्या है? बैलेंस। जब बैलेंस लो है तो मोटिवेशन भी लो होगा, यानी एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड नहीं होगा, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।